जादुई हैंडपंप। कुछ दूर गांव में राजकुमार नाम का एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके दो बेटे थे। एक का नाम था अभिलाष और दूसरे का नाम था अखिलेश। अभिलाष काफी सीधा साधा और मासूम था और हनुमान जी का बड़ा भक्त था, और दूसरी ओर अखिलेश काफी चालाक, चतुर और मतलबी था। राजकुमार एक बड़ा जमींदार था, लेकिन वो काफी ज्यादा बीमार रहता था। राजकुमार को बहुत सारी बीमारियां थी, जिससे उसे हमेशा अपनी जिंदगी पर एक खतरा महसूस हुआ करता था। एक दिन राजकुमार बहुत बीमार हो गया। उसका अंतिम समय आ गया था। राजकुमार को अपने अंतिम समय का पता चलने पर उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर समझाया। बेटा, मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय आ चुका है और अब मुझे तुम सबसे विदा लेनी होगी। पर मेरी एक अंतिम इच्छा कि मेरे मरने के बाद तुम अपना और एक दूसरे का ध्यान रखना और जमीन को कभी मत बांटना, मिलजुल के इस्तेमाल करना। हनुमान जी तुम्हारी हर पल रक्षा करेंगे। ये सब सुनकर उसके दोनों बेटे उदास होकर अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने का वादा करते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमार का निधन हो जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद अभिलाष काफी दुखी हो गया था, और दूसरी ओर अखिलेश जमीन को हड़पने की योजना बना रहा था। एक दिन उसने अपने भाई अभिलाष से कहा, भैया, हमें अपनी अपनी जमीन बांट लेनी चाहिए और उस पर खेती करके उससे 2 गुना पैसा कमा लेना चाहिए। इससे घर की आमदनी भी बढ़ेगी और काम बांटने में आसानी भी होगी। अभिलाष अपने भाई की चालाकी को समझ नहीं पाया और सोचने लगा कि उसका भाई उसकी भलाई के लिए ही ये सब कर रहा है, और उसकी चालाकी में फंस गया। अखिलेश ने अभिलाष की मासूमियत को देखकर उसको खेत का बंजर जमीन वाला हिस्सा दे दिया, जिसमें एक बेकार हैंडपंप था, और खुद ने खेत का सबसे अच्छा उपजाऊ हिस्सा, जिसमें कुआं था, वो ले लिया। अगले दिन जब अभिलाष अपने खेत पर पहुंचा, तो उसने अभिलेश को कुएं में मोटर लगाकर पानी से सिंचाई करते हुए देखा। जब वो अपने खेत की ओर गया, तो उसने देखा कि वहाँ पुराने हैंडपंप के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन है। उसने उस बंद हैंडपंप का ताला तोड़ा, और जैसे ही उसने हैंडपंप चलाया, उसमें से एक परी निकली। तुम कौन हो और इस हैंडपंप से बाहर कैसे आई? मैं एक परी हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इस हैंडपंप से आजाद कर दिया। मुझे यहाँ एक जादूगर ने बंद कर दिया था। तुमने मुझे आजाद किया। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई हैंडपंप है। तुम इसके पानी से अपने खेत को जब सींचोगे, तो तुम्हारे खेत में अपने आप कई प्रकार के फल और सब्जियों के पेड़ उग जाएंगे। उन सब्जियों और फलों को बाजार में बेचकर तुम अच्छी खासी आमदनी कर सकते हो। अभिलाष परी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और खुशी खुशी रात को हैंडपंप से पानी निकालकर अपने खेत पर छिड़काव करता है। अगले दिन उसके खेत पर बड़े बड़े सब्जियों और फलों के पेड़ लग जाते हैं। अभिलाष सारे फलों और सब्जियों को लेकर बड़े ठेले पर भरकर उन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाता है। ये सब देखकर उसका भाई अखिलेश उससे काफी जलने लगता है। अरे, ये कैसे हुआ? मैंने तो जानबूझकर इसे एक बंजर खेत दिया था जिसमें कभी खेती कर ही नहीं सकता, पर ये तो रातों रात सब्जियां उगा रहा है। लगता है इस पर नजर रखनी होगी। ये सब इसने किया कैसे? अखिलेश रात को जब चोरी छुपे अभिलाष के पीछे जाता है, और जब देखता है
कि अभिलाष एक हैंडपंप से चमकदार पानी का अपने खेतों में छिड़काव करता है और जैसे ही अभिलाष वहाँ से जाता है वैसे ही वहाँ बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं और उनमें से बड़े बड़े फल और सब्जियाँ निकल जाती हैं। अरे बाप रे, तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। गलती मेरी ही है जो मैंने इस हैंडपंप को बेकार समझा। तो क्यों ना मैं इसके हैंडपंप से पानी लेकर खेत में छिड़काव कर लूं और मेरा खेत तो इससे भी बड़ा है, तो ज्यादा फल और सब्जियां उगेंगी जिससे ज्यादा आमदनी होगी। पर तभी अखिलेश हैंडपंप से पानी लेकर अपने खेत पर सिंचाई करने के बाद एक पेड़ के किनारे इंतजार करते करते सो जाता है। अगले दिन जब अखिलेश उठता है तो खुशी खुशी अपने खेत की तरफ देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके उगाए पेड़, फल और सब्जियां सूख जाती हैं। पूरी फसल नष्ट हो जाती है और खेती करने लायक नहीं बचती। वो ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अभिलाष से माफी मांगने लगता है। अभिलाष अपने भाई को माफ कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम आगे से अपने मुनाफे के लिए किसी का नुकसान नहीं करोगे, मिल बांट कर काम करोगे। अखिलेश अपनी गलती मान लेता है और दोनों मिल बांट कर हैंडपंप का इस्तेमाल करने लगते हैं और वो सभी गांव वालों की भलाई के लिए हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक बार एक दुष्ट जादूगर था जिसे अजीब अजीब चीजें बनाना बहुत पसंद था। एक बार उसने एक जादुई आईना बनाया। यह आईना सबसे अलग था क्योंकि इसमें देखने पर सभी चीजें बहुत बदसूरत भद्दी हो जाती थीं। सुंदर मैदान दलदल में बदल जाते थे और सुंदर लोग बदसूरत और बूढ़े बेजान दिखते थे। जादूगर अपने आईने से बहुत खुश था। वह अपने आईने को लेकर पूरी दुनिया में घूमता और लोगों को बहुत परेशान करता। एक दिन जब वह ऊंचा उड़ रहा था, वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। अपने आईने के कारनामों की वजह से उसके हंसते हुए उसका आईना धरती पर जा गिरा और उसके लाखों टुकड़े छोटे छोटे हो गए। ये टुकड़े जब हर तरफ उड़ने लगे, कुछ टुकड़े लोगों के दिलों में चुभ गए और उन लोगों को कठोर दिल बना दिया। कई टुकड़े लोगों की आंखों में जा गिरे और फिर उन लोगों को सब खराब व गंदा दिखने लगा। सबसे बड़ा कांच का टुकड़ा बर्फीली रानी पर जा गिरा जो उत्तर दिशा में राज करती थी। उसी समय से बर्फीली रानी बहुत कठोर दिल और मतलबी हो गई और बर्फीली रानी से काफी दूर एक लड़का मिंटू और उसकी दोस्त मिनी रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो रोज एक साथ खेलते थे। सर्दियों में एक दिन मिंटू और मिनी बर्फ में स्नोमैन बना रहे थे। तभी मिंटू जोर जोर से रोने लगा। और मेरी आंख में कुछ चला गया और मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है। आईने का एक टुकड़ा मिंटू को चुभ गया था। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए? चली जाओ यहाँ से। मिंटू ने स्नोमैन को भी गिरा दिया। यह देखकर जब मिनी रोने लगी तब मिंटू जोर जोर से हंस पड़ा और पास पड़े स्लेज पर बैठकर वहां से चल पड़ा। वो अकेला बर्फ पर खेलता रहा और काफी आगे निकल गया।
उसके स्लेज के पास एक बड़ा स्लेज आकर रुका। उसने ध्यान नहीं दिया कि दूसरे स्लेज में कौन था। उसने एक रस्सी बड़े स्लेज पर डाली और उसके सहारे से ज्यादा दूर निकल गया। बड़ा स्लेज मिंटू को घसीटता हुआ एक बर्फीले किले में ले गया। वहां पहुंचकर बड़ी स्लेज के चालक ने मिंटू को किले के अंदर चलने को कहा। मिंटू, इधर आओ, तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। यह बर्फीली रानी थी। मिंटू उससे डरा नहीं और फिर बर्फीली रानी ने नीचे झुककर उसके गाल को चूम लिया। इस किस्से मिंटू मंत्र मुग्ध हो गया और वह मिनी और बाकी सबको भूल गया और बर्फीली रानी को ही अपना समझने लगा। उसे लगा बर्फीली रानी दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, पर उसका दिल अब कठोर हो चुका था। वहां घर पर मिनी मिंटू की तलाश करती रही। वह सबसे मिंटू के बारे में पूछती थी, पर मिंटू किसी को नहीं मिला। शायद वो नदी में गिरकर डूब गया होगा। मिनी ने अपने सबसे खूबसूरत लाल जूते नदी में फेंक दिए और नदी से मिंटू को वापस देने को कहा, पर नदी ने भी तो मिंटू को नहीं देखा था, इसीलिए उसने लाल जूते वापस बाहर भेज दिए। मैं मिंटू को कहाँ ढूंढूं? वह अब कहाँ होगा? मैं उस तक कैसे पहुंचूं? तभी एक छोटी सी नाव मिनी के पास आकर रुकी। मिनी उसमें चढ़ गई और नदी के बहाव से आगे बढ़ती गई। वह बहुत दूर तक नाव में बैठे बैठे आगे बढ़ती गई। एक अनजान स्थान पर थी, एक जंगल में, जहां जाकर नाव रुक गई। ये मैं कहाँ आ गई? उसने एक बारहसिंगा से पूछा। टीपू जंगल। क्या तुमने एक छोटे से बच्चे को देखा है? हाँ, एक लड़का उत्तर दिशा की रानी के साथ उसके महल में रहता है। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ। बारहसिंगा मिनी को अपनी पीठ पर बैठाकर उत्तर दिशा की ओर भागता रहा, जब तक वो बर्फीली रानी के महल तक नहीं पहुंच गए। मिनी वहां की ठंड से घबरा गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। किले के अंदर मिंटू ठंड में अकेला था। बर्फीली रानी थोड़ी दूर थी और मिंटू बर्फ से खेल रहा था। बर्फीली रानी ने मिंटू से कहा था कि जब वो उन बर्फ के टुकड़ों से फ्री लिख देगा तो वह अपने घर जा पाएगा। मिंटू कोशिश करता रहा, पर बर्फ के टुकड़ों से फ्री नहीं लिख पाया। जब मिनी ने मिंटू को देखा तो वह तेजी से जाकर मिंटू के गले लग गई और रोने लगी, पर मिंटू ने उसे नहीं पहचाना। यह देखकर वह सच्चे दिल से रोने लगी। उसके आंसू जब मिंटू के दिल पर गिरे तो उसका कठोर दिल नरम हो गया और मिंटू भी जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से कांच का वह टुकड़ा उसके आंसुओं के साथ जमीन पर गिर गया और जब उनके उन बर्फ के टुकड़ों को देखा तो वे फ्री वर्ड लिख चुके थे। यह देखकर मिंटू ने खुशी से मिनी को गले लगा लिया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुश हो गए। मिंटू, चलो घर वापस चलते हैं। उसके बाद मिंटू और मिनी खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए। बुद्धिमान दर्जी। एक बार की बात है, एक राजा जंगल से शिकार करके लौट रहा था। आते समय रास्ते में उसके कुर्ते का बटन टूट गया। सेनापति, हमारे कुर्ते का बटन टूट गया है। जाओ, जाके किसी दर्जी को लेकर आओ।
जी महाराज, मैं अभी जाकर लेकर आया। सेनापति जल्दी वहाँ से जाता है और पास के गांव में जाकर एक दर्जी का पता लगाता है। सुनो दर्जी, तुम्हें एक कुर्ते का बटन लगाना है, पर ध्यान रहे कि जिसके कुर्ते का बटन लगाना है वो खुद राजा साहब है। दर्जी ये सुन के थोड़ा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है, अगर कुछ भी गलती हुई तो राजा जी सिर धड़ से अलग कर देंगे। डरो नहीं, चलो जल्दी से अपना सामान ले लो। दर्जी एक झोले में जल्दी से धागा, कैंची और सुई डाल के सेनापति के साथ चल देता है। सेनापति, इतना समय कहाँ लग गया तुम्हें? माफ कीजिएगा महाराज, वो गांव में एक ही दर्जी है, इसलिए ढूंढने में वक्त लग गया। कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी से बटन लगाओ। दर्जी घबराते घबराते राजा का बटन लगा देता है। लग गया महाराज बटन। बोलो, क्या चाहिए तुमको? दर्जी सोचता है कि बटन लगाने के कितने ले। 2 रुपए मांग लूं? इतने कम पैसे मांग के उनका अपमान कर रहा हूँ। 100 रुपए मांग लूं? नहीं, इतने ज्यादा मांगूंगा तो राजा जी सोचेंगे मैं गांव वालों को भी ऐसे ही लूटता हूँ। कुछ देर और सोचने के बाद होशियार दर्जी बोलता है, महाराज, आपके सामर्थ्य और मेरी कुशलता के हिसाब से आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। दर्जी की इस बात से अब राजा सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, ओफो, इस दर्जी ने तो मुझे ही फंसा दिया। क्या दूं इसे मैं? 2-4 रुपए दूंगा तो अगर इसने किसी को बताया तो बेइज्जती हो जाएगी। वैसे दर्जी समझदार तो है, इसे कुछ इनाम तो देना ही पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद, तुम दर्जी तो अच्छे हो ही, लेकिन बुद्धिमान भी हो। सेनापति, इस दर्जी को 2 गांव दे दिए जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। दर्जी राजा के इस उपकार से काफी खुश हो जाता है। कहाँ उसने 2 रुपए सोचे थे और उसे 2 गांव मिल गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कई बार हम बहुत कम सोचते हैं, पर हमारे भाग्य में कुछ ज्यादा लिखा होता है।